रोहन और मैं हमारे दोस्त विनोद की शादी में उसके गांव जा रहे थे। उसका गांव काफी दूर था, लगभग 7 घंटे का सफर था। ऑफिस में ज्यादा काम के चलते हम दोनों ही निकलने में लेट हो गए थे। जब हम रास्ते पे निकले तो रात का वक्त हो चुका था। बस कुछ गाड़ियों का ही आना जाना था। गुस्से और थकावट के बीच में मैंने रोहन से कहा, क्या यार इतना काम था कि अब रात को ही सफर करना पड़ रहा है। रोहन हंसते हुए कहता है, चल कोई नहीं, रात का सफर और भी ज्यादा मजेदार होगा। बस ध्यान रखना, इस रास्ते पर बहुत कहानियां सुनी है मैंने। हम दोनों की बात चल रही थी और धीरे धीरे हम सफर पर आगे बढ़ते जा रहे थे। अब रात के लगभग 10 बज रहे थे। रात का सन्नाटा जैसे गहरा हो चुका था और रोहन की आंखें धीरे धीरे बंद होती जा रही थी। गांव जाने का रास्ता कच्चा और सुनसान था। वहां कोई जाता भी नहीं देख रहा था। रास्ता अब जंगल से होकर फिर आगे हाईवे से मिलता था। थोड़ी देर बाद गाड़ी का इंजन अचानक बहुत तेज आवाज करने लगा। इंजन से उफनता हुआ गर्म धुआं बाहर आने लगा और मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। अब तो कोई मदद भी नहीं मिलेगी यहाँ पर। गाड़ी को किनारे पर रोकते ही जैसे ही कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। मैंने गहरी सांस ली और गाड़ी से बाहर निकला। गाड़ी से बाहर निकलते ही मुझे ऐसा लगा जैसे कि किसी और दुनिया में कदम रख दिया हो। सिर्फ हवा की हल्की सी सरसराहट थी। जब मैंने गाड़ी के बोनट को हाथ लगाया तो गाड़ी बहुत गर्म हो गई थी। काफी देर से बिना रुके गाड़ी चलाने के कारण इंजन गर्म हो गया था। जैसे ही मैंने बोनट खोला, एक घना सैलाब जैसा धुआं बाहर निकला। मैंने आंखें बंद कर ली। जब मैंने फिर से आंखें खोली तो वहां एक स्पष्ट आकृति खड़ी दिखाई दी, जैसे कोई साया हो। लेकिन मुझे लगा कि यह सिर्फ एक धुएं के असर की वजह से है और बाकी कुछ नहीं। मैंने आंखों को हाथों से पोंछा और फिर से देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था। घड़ी में 11 बजने वाली थी और जंगल की खामोशी एक भयानक अजनबी एहसास में बदल चुकी थी। गाड़ी का बंद होना एक खौफनाक संकेत लग रहा था। मैंने मन ही मन सोचते हुए गाड़ी के पीछे रखी पानी की बोतल लेने गया। मैंने पानी की बोतल उठाई, लेकिन जैसे ही बोतल के ढक्कन को खोलने लगा, जंगल के कीड़ों की आवाज अब मुझे बेहद खौफनाक लगने लगी थी। तभी मुझे एक ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई है। मेरे कानों में एक हल्की सी फुसफुसाहट आई और मेरी सांसें रुक सी गई। मैं धीरे से पीछे पलटा। वहां कुछ कदमों की दूरी पर एक आकृति खड़ी थी। वो बिल्कुल खामोश सी दिख रही थी। जैसे ही मैंने उसे गौर से देखने की कोशिश की, वो आकृति अचानक से गायब हो गई। वो सब देखने के बाद ठंडी हवा के बावजूद मेरे पूरे शरीर पर पसीने की लहर दौड़ चुकी थी। डर के मारे मेरी उंगलियां कँप रही थी। मैंने पानी की बोतल को फेंका और गाड़ी का बोनट बंद करते हुए गाड़ी में लौट आया। मेरी घबराहट और बढ़ गई। गाड़ी के अंदर सन्नाटा था। रोहन की तरफ देखा तो वो बिल्कुल चुपचाप सो रहा था। मेरी आंखों में डर था, लेकिन मैं किसी को आवाज नहीं दे पा रहा था। गहरी सांस लेकर मैंने चाबी घुमाई। गाड़ी के इंजन की आवाज सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली। गाड़ी को मैं उस रात के अंधेरे को चीरते हुए वहां से निकला। अभी थोड़ी ही दूर गाड़ी चली थी कि फिर से गाड़ी के बोनट से धुआं आने लगा। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि अब मुझे गाड़ी रोकने की गलती नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अचानक गाड़ी की हेडलाइट में मैंने देखा कि सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा हुआ था। पहले तो मुझे लगा कि यह कोई पेड़ या झाड़ी होगी, लेकिन जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी, मैंने बिना कुछ सोचे समझे ब्रेक लगा दी। लेकिन गाड़ी का नियंत्रण मेरे हाथ से पूरी तरह से निकल चुका था। गाड़ी एक भयानक झटके के साथ जाकर सीधे एक पत्थर से टकरा गई। अचानक कुछ देर तक सब कुछ एक अजीब सी खामोशी छा गई। चारों ओर से सन्नाटा फैल गया। धुएं और अंधकार के बीच मुझे कुछ देर बाद होश आया। घबराहट में मैंने रोहन की तरफ देखा, जो अभी भी सीट पर पड़ा था। तुम ठीक हो? उसने मेरी तरफ देखकर कहा। मैं तो ठीक हूं, लेकिन ये सब कैसे हुआ? मैं सुन्न होकर उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था। मेरा दिमाग पूरी तरह से अंधेरे में खो चुका था। मैं जोर से चिल्लाने लगा। मैंने रोहन की तरफ देखा। तुम्हारे साथ क्या हुआ था सुमित? रोहन ने पूछा। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। मुझे नहीं पता, मैंने बोला, और उसने बताया। जैसे मुझे लगा कोई हमारी गाड़ी के आगे आया। कौन था?
मुझे नहीं पता, रोहन ने मेरी बात सुनकर थोड़े पीछे हटते हुए कहा। मुझे भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। यह इस रास्ते के बारे में बहुत कहानियां सुनी है मैंने। लोग कहते हैं कि यहाँ कोई आत्मा भटकती है। जो भी इस रास्ते से गुजरता है उसे अजीब सी चीजें दिखाई देती हैं। उसकी सारी बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हमने यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, मैंने कहा। उसने अपना मोबाइल निकाला और कहा, मैं विनोद को कॉल करता हूँ, शायद वो हमारी कोई मदद कर पाए। रोहन ने मोबाइल में देखा तो उसमें नेटवर्क ही नहीं था। मैंने कपते हुए आवाज में पूछा, क्या हुआ? यहाँ पर नेटवर्क ही नहीं है, उसने मुझसे कहा। अब क्या करें? तभी अचानक से उसके मोबाइल की रिंग बजने लगी। हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। दोनों के मन में एक ही सवाल था कि जब नेटवर्क ही नहीं है तो ये मोबाइल की रिंग कैसे बज सकती है। उसने मोबाइल में देखा तो उसमें से एक बहुत तेज रोशनी निकली और मोबाइल अचानक बंद हो गया। थोड़ी देर बाद मुझे किसी के गुर्राने की आवाज आने लगी। रोहन अभी भी उस बंद पड़े मोबाइल की तरफ देख रहा था। मैंने कहा, रोहन, तुझे कोई आवाज सुनाई दे रही है? आवाज अब तेज होने लगी थी। तभी उसने धीरे से मेरी तरफ देखा। जब मैंने उसे देखा तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे। आप सोच भी नहीं सकते, उसकी आंखें सफेद पड़ गई थी और वो मेरी तरफ गुस्से से देख रहा था, मानो कोई श्रापित आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया हो। देखते ही देखते उसका चेहरा बहुत ही भयानक हो गया। रोहन अब पूरी तरह से बदल गया था। मैंने उसे आवाज लगाई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी अचानक रोहन अपने नखुनों से मेरे चेहरे के ऊपर हमला करने लगा और मेरी छाती पर बैठकर कुछ बुड़बुड़ाने लगा। मैं अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर कुछ ढूंढने लगा। तभी मेरे हाथ में एक पत्थर लग गया। मैंने बिना देरी किए पत्थर उठाया और जोर से उसके सर पर मारा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने 2-3 बार उसके सर पर जोरदार वार किया। वो बाजू में जाकर गिर गया। मैं वहां से गाड़ी की तरफ भागा और वो मेरे पीछे पीछे भागने लगा। गाड़ी के अंदर बैठते ही मैंने जल्दी से दरवाजे लॉक किए। मेरी सांसें तेज चल रही थी और दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे अपने सीने से उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। मेरी नज़र गाड़ी के पिछली सीट पर गई जहाँ एक लोहे की छड़ पड़ी थी। मैंने उसे जल्दी से उठाया और खिड़की से बाहर झांक कर देखने लगा। कुछ देर तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन तभी अचानक रोहन गाड़ी की छत पर कूद पड़ा और उसने तेज नुकीले नाखून से गाड़ी की छत को उखाड़ने लगा। छत पर भयानक आवाजें गूंज रही थी। अब मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मुझे लगा कि मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मैं डरा और घबराहट से कांपने लगा और मन ही मन बस भगवान से दुआ करने लगा, हे भगवान, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। उसका हाथ गाड़ी की छत को चीरते हुए मेरी तरफ बढ़ा, लंबी नुकीली उंगलियां। मेरा डर और बेकाबू हो चुका था। मैंने बिना एक पल सोचे गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। पीछे मुड़कर देखा तो रोहन मुझ पर झपटा। मैंने बिना देरी किए भागना शुरू कर दिया। उस काली रात के अंधेरे में मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। भागते भागते मैं वहां से काफी दूर आ गया। तभी मेरे पैर किसी चीज से टकराए और मैं नीचे गिर गया। मैंने खुद को संभालते हुए पीछे मुड़कर देखा। मैं वहीं खड़ा था, बिल्कुल मेरे पीछे, जैसे कोई साया। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी और उसकी मुस्कान में शैतानियत का रंग था। उसने एक हाथ से मेरी गर्दन को कसकर पकड़ लिया और मुझे ऊपर उठा लिया। मेरी सांस अटकने लगी और मैं पूरी तरह से उसके शिकंजे में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। मैंने पूरी ताकत लगाकर रॉड को उठाया और उसे जोर से उसकी खोपड़ी पर मारा। वो छटपटाते हुए नीचे गिर गया। गुस्से और डर से मुझे होश नहीं था। मैंने उसके सर पर बार बार हमला किया। अगर आप इस स्थिति में होते तो आप क्या करते? मेरा मन कर रहा था कि मैं उसे पूरी तरह से खत्म कर दूं। जैसे ही मैंने उसके सर पर एक और जोरदार वार किया, मुझे लगा कि शायद अब वो नहीं उठेगा। उसका चेहरा असहनीय तरीके से विकृत हो चुका था। कुछ देर बाद न जाने कैसे मैं बेहोश हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। जब मेरी आंख खुली तो सर भारी था और शरीर में अजीब सी थकान महसूस हो रही थी।
धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मैं एक बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ। मैंने इधर उधर देखा तो महसूस हुआ कि मैं किसी अस्पताल के कमरे में हूँ। एक नर्स मेरे पास खड़ी थी। उसने देखा कि मैं होश में आ गया हूँ तो जल्दी से बाहर चली गई। कुछ ही देर में एक डॉक्टर और एक पुलिस अफसर अंदर आए। पुलिस अफसर ने मेरे पास आकर पूछा, कैसा लग रहा है तुम्हें? मैंने खुद को संभालते हुए कहा, मैं यहाँ कैसे पहुँचा और रोहन कहाँ है? डॉक्टर ने मेरी हालत देखकर थोड़ा रुक कर कहा, देखो, 1 हफ्ते के बाद तुम होश में आए हो। कुछ लोगों ने तुम्हारी गाड़ी को जंगल के रास्ते पर लावारिस खड़े देखकर पुलिस को खबर दी थी। जब पुलिस वहां पहुंची तो तुम्हें जमीन पर बेहोश पाया। मुझे याद आने लगा कि क्या हुआ था। रोहन का भयानक चेहरा, उसका हमला और लगातार उसे रॉड से मारता रहा। मैं आकर कहा, लेकिन रोहन कहाँ है? वो मेरे साथ था, उसने मुझ पर हमला किया था। पुलिस अफसर ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और कहा, हमने सारा जंगल छान मारा लेकिन तुम्हारे अलावा हमें कोई नहीं मिला और तुम्हारी गाड़ी भी सही सलामत थी। उस पर कोई खरोंच का निशान तक नहीं था। मैं हक्का बक्का सा रह गया। मैंने तो खुद देखा था कि रोहन ने गाड़ी की छत फाड़ दी थी। मैंने खुद से मार मार कर नीचे गिरा दिया था उसे। मैं चिल्लाते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? मैंने उसे खुद देखा था, मैंने उसे मारा था। डॉक्टर ने मुझे शांत करने की कोशिश की और कहा, शायद तुम्हारे दिमाग पर कोई गहरी चोट आई है जिससे तुम्हें भ्रम हो रहा है। तुम कुछ दिनों से बेहोश थे, शायद तुम्हें कोई डरावना सपना दिखाई दिया हुआ। लेकिन मुझे पता था कि यह कोई सपना नहीं था, वो सब कुछ असली में हुआ था। वो मेरी कल्पना नहीं थी। कुछ देर के बाद वो सब चले गए। मैं अस्पताल के कमरे में अकेला बिस्तर पर लेटा सोच रहा था कि आखिर ये सब क्या था। क्या वाकई में मेरा भ्रम था या फिर कोई भूतिया घटना जिसने मुझे और रोहन को निशाना बनाया था। रात का समय हो गया था। कमरे में हल्की से रोशनी थी और बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं सोने की कोशिश कर रहा था, तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरे पास खड़ा है। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो देखा वहां बिस्तर के पास रोहन खड़ा था। वही आंखें, वही खौफनाक मुस्कान। मैंने डर के मारे चिल्लाना चाहा लेकिन मेरी आवाज गले में ही अटक गई। वो धीरे से मेरे कान में फुसफुसाया, तुमने सोचा तुम बच जाओगे? ये तो शुरुआत है। और फिर अचानक से गायब हो गया। मेरी सांसें तेज हो गई। मैं समझ चुका था कि ये सब कुछ असल में हो रहा था। मैं अभी भी उस भयानक खेल का हिस्सा था और शायद इस बार बचने का कोई मौका नहीं था। उस रात के बाद से मैं हर दिन किसी अदृश्य ताकत से लड़ता रहता था। कुछ दिनों के बाद डॉक्टर ने मुझे पागल समझकर पागल खाने भेज दिया, लेकिन मुझे पता था कि मैं पागल नहीं हूँ। और एक दिन मैं हार गया जब उन्होंने मुझे फांसी पर लटका पाया। तो सबने सोच लिया कि मैंने जान ले ली क्योंकि मैं पागल हो चुका था। लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं उस भयानक आत्मा से बचने की आखिरी कोशिश कर रहा था। अब मैं यहाँ नहीं हूँ, लेकिन मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या आपको लगता है कि रोहन ने सच कहा था या मैं वाकई में पागल हो गया?